अर्जुन अपनी पत्नी मंजू और अपने 15 वर्षीय पुत्र सूरज के साथ खेती किया करता था। अर्जुन एक किसान था, मगर कुछ वर्षों से अर्जुन की किस्मत खराब चल रही थी। एक दिन अर्जुन अपने पुत्र के साथ सब्जी खरीद रहा था कि तभी गांव का सरपंच कल्लू अपने साथी हरिया के साथ वहां पर आ गया। अरे और सुनाओ अर्जुन, क्या हो रहा है आजकल? आप तो जानते ही हैं सरपंच जी, मैं एक किसान हूँ और एक किसान खेती के अलावा और क्या कर सकता है। अरे भाई, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ तो पिछले कुछ वर्षों से तुम खेती भी नहीं कर पा रहे हो। तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि अपने घर पर पूजा पाठ करवाओ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मानते। मैं सब करके देख चुका हूँ सरपंच जी, गरीबों को भोजन, पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, हवन, मगर समझ नहीं आता कि हर बार मेरी फसल बर्बाद क्यों हो जाती है। अरे कभी कभी ऐसा होता है अर्जुन कि हम जिस धरती पर अनाज उगाते हैं या किसी भी फल का बीज बोते हैं, वो धरती बीज बोने वाले व्यक्ति को स्वीकार नहीं करती। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, सीधी बात है, जब वो जमीन अपने मालिक को स्वीकार ही नहीं करती तो मालिक को उस जमीन को किसी को बेच देना चाहिए या दान कर देना चाहिए और जंगल में जाकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। अरे तुम अभी भी नहीं समझे अर्जुन भाई, सरपंच जी कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें हर साल नुकसान पर नुकसान हो रहा है। तुम अपनी जमीन सरपंच जी को बेच दो, वो तुम्हें इसकी अच्छी कीमत देंगे और वैसे भी तुम और तुम्हारी पत्नी तो पढ़े लिखे हो, शहर में जाकर आराम से कोई नौकरी कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर ये खेती बाड़ी शोभा नहीं देती भैया। नहीं हरिया भाई, मैं एक किसान का पुत्र हूँ और ये बात मैं कभी नहीं भूलता। मेरे शरीर के रक्त में खेती बाड़ी बसी हुई है। मैं अपनी जमीन बेचकर किसी दूसरे की नौकरी नहीं कर सकता। और मत भूलिए, नौकर चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मगर उसका सर मालिक के जूते से सदैव नीचे ही रहता है। इतना कहकर अर्जुन अपने पुत्र सूरज के साथ वहां से चला गया। अर्जुन के जाते ही हरिया चापलूसी भरे अंदाज में सरपंच से बोला, अरे मैंने बड़े बड़े हिम्मत वाले देखे हैं सरपंच जी, लेकिन अर्जुन जैसा हिम्मत वाला आज तक नहीं देखा। पिछले 5 साल से इसकी फसल बर्बाद हो रही है और इसके ऊपर बैंक का कर्ज और गांव के ना जाने कितने लोगों का कर्ज चढ़ा हुआ है, मगर अजीब व्यक्ति है, पता नहीं किस मिट्टी का बना है, हार मानने का नाम ही नहीं लेता। चिकनी मिट्टी है हरिया, और मत भूलो मिट्टी मिट्टी होती है, ये भी एक दिन पिघलेगा। जिस दिन कर्जदार इसे चारों तरफ से घेरेंगे ना, उस दिन देखता हूँ कि ये कितना हिम्मत वाला है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती सरपंच जी, आप इसकी जमीन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप इतने धनवान हैं, किसी की भी जमीन तो खरीद सकते हैं आप। इसकी जमीन में ऐसा क्या है जो आप इस बेचारे के पीछे पड़े हुए हैं? उस जमीन पर मैं गैर कानूनी चीजें उगाऊंगा। अरे ये कैसी बात कर दी आपने सरपंच जी? क्या आपके पास सरकार का दिया हुआ कोई लाइसेंस वगैरह है? मूर्ख व्यक्ति, गांव से 20 किलोमीटर दूर इसकी जमीन है, जहाँ से जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं, किसी को किसी भी प्रकार का कोई शक भी नहीं होगा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब क्या करोगे? उसने तो मना कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन को नहीं बेचेगा। अब मुझे बस बैंक को और बाकी कर्जदारों को ये विश्वास दिलाना है कि अर्जुन उनके पैसे नहीं चुका सकता। उसके बाद देखता हूँ ये क्या करता है। सरपंच ने उस दिन के बाद गांव के लोगों को और बैंक के मैनेजर को अर्जुन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में वो सब सरपंच की बात पर विश्वास करने लगे कि अर्जुन का दिवालिया निकल गया है और वो उनके पैसे नहीं चुका सकता। कर्जदारों ने अर्जुन का जीना हराम कर दिया। अब हम क्या करेंगे जी? पहले तो ये कर्जदार हमें परेशान नहीं किया करते थे, मगर अब तो इन सब ने घर को घेर लिया है। आपको पता है, कल बैंक का मैनेजर भी कुछ पुलिस वालों को लेकर यहाँ पर आया था, आपको बहुत बुरा भला बोल रहा था। शायद मेरा ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। आखिर आप अपनी 2 बीघा जमीन बेचकर इन सबके कर्ज को चुका क्यों नहीं देते? हम शहर में जाकर नौकरी कर लेंगे। आप भी पढ़े लिखे हैं और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। हम दोनों आराम से नौकरी करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नहीं मंजू, मैं किसी भी कीमत पर अपनी जमीन को नहीं बेचूंगा। मैं जानता हूँ ये सब गांव के सरपंच का किया धरा है। तुम्हें नहीं पता मंजू, सरपंच ने अपने चेहरे पर ईमानदारी और सच्चाई का मुखौटा लगा रखा है, मगर अंदर से वो बहुत बुरा इंसान है। आप कहना क्या चाहते हैं?
गांव के लोग तो सरपंच की तारीफ करते नहीं थकते। क्योंकि वो सरपंच की सच्चाई को नहीं जानते। सरपंच मेरे पूर्वजों की जमीन पर हमेशा से नशीली चीजें उगाना चाहता है। वो मेरी जमीन से नशे का कारोबार करना चाहता है, और वो मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा मंजू। इतना बोलकर अर्जुन अपने पुत्र सूरज के साथ खेतों की ओर चल दिया। खेतों में जाकर अर्जुन अपनी खेती को गौर से देखने लगा। पिताजी, हम हर साल इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं, लेकिन हमारी फसल बाकी और लोगों की तरह क्यों नहीं होती? या तो हमारी फसल में आग लग जाती है या कीड़े लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चिंता मत करो सूरज, इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल हम अपनी फसल पर कड़ी नजर रखेंगे। फसल कटने तक हम घर पर नहीं जाएंगे। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में किसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज टकराई। अर्जुन ने जैसे ही मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसने अपने सिर पर एक गोल हैट लगा रखा था। उस व्यक्ति ने बहुत कीमती कोट पहना हुआ था। कौन है आप? क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे, मेरा नाम शांता है। तुम्हारे पिताजी मुझे शांता प्रसाद कहकर बुलाया करते थे। क्या आप मेरे पिताजी को जानते हैं? सिर्फ जानता ही नहीं हूँ, बल्कि मैं और तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे मित्र भी थे। लेकिन मैंने तो आपको गांव में कभी नहीं देखा। हाँ, क्योंकि मैं भीड़ भाड़ वाली आबादी में रहना कम पसंद करता हूँ। वो सामने देख रहे हो, मैं उसी कॉटेज में रहता हूँ। शांताराम के कहने पर अर्जुन सामने देखने लगा। अर्जुन ने देखा कि उसके खेतों से कुछ दूर एक बहुत सुंदर कॉटेज बना हुआ था। दरअसल तुम अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हो कि तुम्हें शायद कभी मौका ही नहीं मिला होगा। वैसे इस साल किसके बीज बो रहे हो? इस साल मैं सरसों उगाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं उगा भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर कर्जा इतना ज्यादा हो गया है कि अब शायद मुझे कोई 1 रुपया भी उधार नहीं देगा, जिससे मैं शहर जाकर बीज खरीद सकूं। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ अर्जुन। देखो, सरसों अनाज की खेती तो हमारे देश में बहुत लोग करते हैं। तुम अपने खेत में वो उगाओ जिसे तुम बाजार में ब्रांड बनाकर बेच सको। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मैं चाहता हूँ तुम अपनी जमीन पर इस वर्ष मकई की खेती करो और उस मकई को तुम पॉपकॉर्न में परिवर्तित करके अपने नाम का ब्रांड बनाकर बेचो। यकीन मानो, कुछ ही वर्षों में तुम इतने अमीर हो जाओगे, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं। इतना कहकर शांता प्रसाद ने कुछ मकई के बीज अर्जुन को पकड़ा दिए। ये क्या है? ये बहुत खास किस्म की मकई के बीज है अर्जुन। जब जब तुम इन बीजों को बोओगे तो हफ्ते भर के अंदर तुम्हारे खेत लहला उठेंगे। इतना कहकर शांता प्रसाद वहाँ से चला गया। क्या हम वाकई इस साल अपने खेतों में मकई के बीज बोएंगे? हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है सूरज। और वैसे मुझे शांता प्रसाद की बात बहुत पसंद आई। सच तो यह है कि उन्होंने मुझे एक व्यापार का नया रास्ता दिखाया है। अर्जुन ने शांता प्रसाद के दिए हुए मकई के बीजों को अपने खेतों में बो दिए। 1 हफ्ते बाद अर्जुन ने देखा कि उसके खेतों में मकई बहुत तेजी से उग रही थी। ये तो कमाल हो गया सूरज, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे पूरा विश्वास है कि शांता प्रसाद छोटे मोटे वैज्ञानिक होंगे। मतलब मैं समझा नहीं पिताजी। अरे, मकई भी इतनी तेजी से नहीं उगता। मैंने शांता प्रसाद को वैज्ञानिक इसलिए बोला क्योंकि ज्यादातर वैज्ञानिक भीड़ भाड़ भरे इलाकों में कम रहना पसंद करते हैं। 15 दिन के अंदर मकई की फसल पककर तैयार हो गई। अर्जुन ने अपनी पत्नी के साथ वो सारी फसल काट ली। उसका शहर में एक दोस्त था जिसकी दुकान एक मॉल के पास सालों से खाली पड़ी हुई थी। अर्जुन ने वो दुकान अपने दोस्त से कुछ समय के लिए उधार मांग ली। अर्जुन उस मकई से पॉपकॉर्न तैयार करता और शहर में अर्जुन की पत्नी मंजू और उसका बेटा सूरज पॉपकॉर्न बेचने लगे। कुछ ही समय में अर्जुन के पॉपकॉर्न सूरज नाम के ब्रांड से प्रसिद्ध होने लगे। अर्जुन की इस कामयाबी को देखकर सरपंच चिंतित था। सरपंच अपने साथी हरिया से बोला, अरे, मेरी समझ नहीं आता कि अर्जुन रातों रात अमीर कैसे हो सकता है। अपने अपने सारे कर्जे चुका दिए, यहाँ तक कि बैंक का लोन भी चुका दिया। तुम्हें नहीं लगता हरिया कि ये सब कुछ बहुत अजीब है?
लगता तो मुझे भी है सरपंच जी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। आप हर साल अर्जुन की फसल में आग लगवा देते थे या फिर कोई ऐसा केमिकल फेंकवा देते थे जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी, और इस बार भी आपने ऐसा ही किया, मगर आपको कोई कामयाबी नहीं मिली। अरे यही बात सोच सोच कर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है हरिया, क्योंकि मैंने उसकी मकई की फसल में आग लगाने का बहुत प्रयास किया, मगर उसकी फसल ने आग नहीं पकड़ी। मैंने हर तरह के फसल नाशक युक्त केमिकल का भी प्रयोग किया, मगर उसकी मकई की खेती में किसी भी केमिकल का कोई असर ही नहीं पड़ा। मुझे तो बात कुछ और लगती है हरिया, और वैसे भी मकई की फसल 15 दिन के अंदर पककर तैयार नहीं होती। ये जरूर कोई जादू टोना कर रहा है। आज रात क्यों ना हम उसकी फसल पर नजर रखें, हमें कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। सरपंच हरिया के साथ अर्जुन के खेतों की ओर चला गया और वो दोनों रात के समय अर्जुन के मकई की खेती पर नजर रखने लगे। मगर आधी रात के बाद उन दोनों ने जो देखा उसे देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा कि अर्जुन के खेत के सामने एक मैदान पर रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी और वहां पर एक सुंदर कॉटेज स्थापित हो गया। उस सुंदर कॉटेज से एक व्यक्ति निकलकर बाहर आ गया। उसके हाथों में एक छड़ी थी। उस व्यक्ति ने जैसे ही उस छड़ी को फसल से स्पर्श करवाया, फसल बहुत तेजी के साथ पककर तैयार हो गई। हरिया, जो मैं देख रहा हूँ क्या तुम भी वही देख रहे हो? सही कह रहे हो सरपंच जी, ये तो कोई चमत्कारिक व्यक्ति लगता है। लगता है इसने ही अर्जुन की सहायता की है। अब हमें क्या करना चाहिए हरिया? मुझे लगता है कि आप अर्जुन की जमीन हड़पने का सपना भूल जाइए और चुपचाप दबे पांव यहाँ से निकल चलिए। हमारी भलाई यहाँ से भागने में ही है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये चमत्कारिक व्यक्ति आखिर है कौन और अर्जुन की मदद क्यों कर रहा है। इतना बोलकर सरपंच अचानक उस व्यक्ति के सामने आ गया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शांता प्रसाद था। कौन हो तुम और तुम अर्जुन की मदद क्यों कर रहे हो? सवाल ये नहीं है कि मैं अर्जुन की मदद क्यों कर रहा हूँ, सवाल ये है कि तुम अर्जुन को बर्बाद किस वजह से कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे लेकिन आप हैं कौन? मैं एक चमत्कारिक व्यक्ति हूँ, दूसरे ग्रह का वासी। अर्जुन के खेतों के पास एक दूसरी दुनिया का द्वार खुलता है और मैं यहाँ पर अक्सर इंसानी रूप में टहलने के लिए आता रहता हूँ। मैं कई सालों से देख रहा था कि तुम उस बेचारे की खेती किस तरह से बर्बाद कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हारा समय खत्म। इतना कहकर शांता प्रसाद ने अपनी छड़ी उन दोनों के शरीर से स्पर्श कर दी। स्पर्श करते ही हरिया और सरपंच एक बिजोके में परिवर्तित हो गए। शांता प्रसाद मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम दोनों सदैव अर्जुन के खेत की रखवाली करोगे। इतना कहकर शांता प्रसाद वहां से गायब हो गए। और अर्जुन उसके बाद शांता प्रसाद से कभी नहीं मिला। वो कभी नहीं जान पाया कि शांता प्रसाद आखिर कौन था। लेकिन अर्जुन की मकई की फसल आज भी उतनी ही तेजी से पककर तैयार हो जाती है। अर्जुन के सूरज नाम के पॉपकॉर्न का ब्रांड देश भर में प्रसिद्ध है और अर्जुन आज भी मकई की खेती करता है। एक गांव में अर्जुन और नवीन नाम के दो भाई रहा करते थे। अर्जुन की आर्थिक स्थिति अपने भाई नवीन के मुकाबले बहुत कमजोर थी। एक दिन गांव के मुखिया के साथ नवीन अपने भाई की दुकान पर आया। अरे कैसे हो मेरे भाई अर्जुन? बस ईश्वर की कृपा है भाई। अरे तुम मुझसे केवल 6 महीने छोटे हो अर्जुन। हम दोनों ने बर्तन की दुकान भी एक साथ ही शुरू की थी, मगर देखो ना आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। अरे सब ईश्वर की माया है भैया। ये सच है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कभी कभी मुझे मेरी पत्नी और बच्चों को पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता, लेकिन यकीन मानिए भैया, इसके बावजूद भी हमारा परिवार खुश है। हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं अर्जुन। मुझसे तुम्हारी ये निर्धनता देखी नहीं जाती। जब अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हुए देखता हूं और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे साथ दुकान पर काम पर लगा हुआ देखता हूं तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। आखिर मैं तुम्हारे पिता समान हूं
आपने सही कहा भैया, बड़ा भाई पिता समान ही तो होता है। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफी है। अरे तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, तुम अपने उस टूटे फूटे मकान को छोड़कर मेरे घर पर रहने के लिए क्यों नहीं आ जाते? ना तो तुम्हारे उस टूटे फूटे घर में पंखा है, ना कूलर है, यहाँ तक के ओढ़ने के लिए ढंग का एक कंबल तक नहीं है। नहीं भैया, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने आपसे कहा ना, मेरा परिवार खुश है और हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। अरे देखो अर्जुन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे भले की ही बात करूंगा ना। तुम्हारा वो टूटा फूटा घर जिस जमीन पर है, वो जमीन एक हाईवे के किनारे पर स्थित है। आजकल हाईवे के किनारे की जमीन के दाम अच्छे खासे मिल रहे हैं। मेरी जान पहचान भी है, तुम कहो तो मैं खरीदार से बात कर लेता हूँ। तुम्हें अपने उस मकान की अच्छी कीमत भी मिल जाएगी और तुम उसके बाद एक नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हो और दूसरा मकान भी खरीद सकते हो। नवीन की बात सुनकर अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। तभी नवीन के बगल में खड़ा हुआ गांव का मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, अरे नवीन बिल्कुल सही बोल रहा है अर्जुन। आज के दौर में कौन सा ऐसा बड़ा भाई होगा जो अपने छोटे भाई के लिए इतना सोचता है। नवीन दिल का बहुत स्वच्छ है और तुम्हारी बहुत चिंता करता है। देखो, मैं जानता हूँ कि ये फैसला तुम्हारे लिए कठिन है। तुम कुछ दिन और सोच लो और अच्छी तरह समझ लो। मुखिया जी सही बोल रहे हैं अर्जुन, और जब तक तुम मेरे घर में आराम से रह सकते हो। वैसे भी हम दोनों भाई हैं, विवाह से पहले हम दोनों साथ में एक घर में ही तो रहते थे। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए भैया। कोई बात नहीं, ठीक है, पर ज्यादा समय मत लेना, नहीं तो जमीन का खरीदार दूसरी जमीन खरीद लेगा। इतना कहकर नवीन मुखिया के साथ वहाँ से चला गया। दरअसल नवीन एक लालची व्यक्ति था। उसकी नजर अर्जुन की जमीन पर बहुत पहले से थी और अर्जुन एक बहुत सीधा साधा व्यक्ति था जो अपने भाई का बहुत सम्मान करता था। नवीन ने बंटवारे के दौरान भी संपत्ति में काफी घपला भी किया था। उसकी बेईमानी को सिर्फ अर्जुन और नवीन के पिताजी जानते थे, मगर अर्जुन को बताने से पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। अब नवीन की नजर अर्जुन के उस मकान पर थी जो कि हाईवे के बगल में एक झोपड़ी के रूप में बना हुआ था। रास्ते में मुखिया नवीन से बोला, तुम्हें क्या लगता है नवीन, क्या अर्जुन तुम्हारी बात को मानेगा? मैं अपने छोटे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मुखिया जी। वो एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति है। अपनी मूर्खता की वजह से ही वो आज तक कभी धन नहीं कमा पाया। उस बेवकूफ को तो ये भी नहीं पता कि उसके हिस्से की संपत्ति मैंने कितनी चालाकी से हड़प ली। इस बारे में सिर्फ तुम्हारे पिताजी ही जानते थे। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। पिताजी नवीन को इसी बारे में बताने ही जा रहे थे कि रास्ते में ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अचानक चल बसे। तो क्या अर्जुन की जमीन हड़पने के बाद तुम उसकी दुकान भी हड़पोगे? कम से कम दुकान तो उस बेचारे के पास रहने दो। अगर दुकान भी तुम उससे छीन लोगे तो अर्जुन और उसका परिवार तो सड़कों पर भीख मांगने लगेगा। मैं एक व्यापारी हूँ मुखिया जी, हमेशा फायदे का ही सौदा देखता हूँ। फिलहाल तो मेरा फायदा उसकी जमीन बेचने पर है। वैसे उसकी जमीन के तो लाखों रुपए मिल रहे हैं, उसमें से अर्जुन को कितना दोगे? पागल हो गए हैं क्या मुखिया जी? फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे कुछ दिन अपने घर में रखकर धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। मुझे पता है कि अर्जुन कुछ भी नहीं कर सकता। इधर नवीन अपने घर पर अपनी पत्नी राधा से इस बारे में परामर्श करने लगा। अगर ये घर बेच देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? अरे तुम चिंता क्यों करती हो राधा? भैया ने कहा है कि जब तक वो हमें अपने घर पर रख लेंगे। सोचो राधा, हम उस पैसे से नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरी दुकान पर बर्तन खरीदने वाले मेरे हाथ के बने हुए बर्तन खरीदते ही नहीं। हमारी बेटी चमकी 12 वर्ष की हो चुकी है। कल को हमें चमकी का विवाह भी करना होगा, तब क्या होगा? कभी सोचा इस बारे में? अर्जुन की बात सुनकर राधा चुप हो गई। अगले दिन अर्जुन नवीन के घर पर पहुंचकर बोला, मुझे आपका फैसला मंजूर है भैया। मैं अपना घर बेचने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अर्जुन। तुम एक काम करो, तुम आज ही अपने परिवार को यहाँ लेकर आ जाओ।
मैं आज शाम को ही उस बिल्डर से बात कर लेता हूँ। कल तक पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। अर्जुन अपने परिवार को नवीन के घर पर ले आया। उसके परिवार को देखकर नवीन की पत्नी कामिनी क्रोधित होकर नवीन से बोली, आप भी ना किन किन भिखारियों को यहाँ पर उठाकर ले आए हैं? इनके कपड़े तो देखो कितने मैले हैं। लग रहा है मानो सालों से इन सबको कपड़े ही नसीब नहीं हुए। अरे धीरे बोलो कामिनी, अगर कहीं गलती से भी अर्जुन के कानों में तुम्हारी आवाज पहुंच गई तो मेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। लेकिन आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं उन तीनों को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे धीरज रखो, 2-3 दिन बाद मैं इन सबको धक्के देकर स्वयं घर से बाहर निकाल दूंगा। नवीन ने बड़ी चालाकी से एक सादे स्टैम्प पेपर पर अर्जुन का अंगूठा लगवा लिया। अर्जुन अपने भाई पर बहुत भरोसा करता था। शाम को अर्जुन ने वो जमीन लाखों रुपए में उस बिल्डर को बेच दी। 2 दिन बाद जब अर्जुन नवीन से बोला, भैया हमें यहाँ पर रहते हुए 2 दिन हो गए हैं और सच तो यह है कि मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर असहज महसूस कर रहे हैं। आप मुझे पैसे दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। अर्जुन की बात सुनकर नवीन क्रोधित होते हुए बोला, कौन से पैसे, कैसे पैसे? भैया वो मेरा मकान जो आपने बेचा था उसके पैसे। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया अर्जुन, बात असल में यह है कि वो बिल्डर धोखेबाज निकला। उसने हाईवे के बगल की तमाम जमीनों को धोखे से अपने नाम कर लिया और उन सारी जमीनों को मुंबई के किसी बड़े सेठ को बेच दी और वो देश छोड़कर फरार हो गया। नवीन की बात सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया मैं कहाँ जाऊंगा? अरे अब मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगे और क्या करोगे। अब तुम्हारी किस्मत इतनी फूटी है तो उसमें मेरा क्या दोष। और सुनो, आज शाम को ही तुम अपनी पत्नी और बेटी को यहाँ से लेकर चले जाना। हाँ, मेरी पत्नी तुम सबके साथ स्वयं असहज महसूस कर रही है। लेकिन भैया मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो और कोई घर भी नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता। देखो, वो सब मुझे नहीं पता। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ जुबान से कह सकता हूँ। अगर शाम तक तुम नहीं गए तो मेरी पत्नी बहुत गुस्से वाली है। कहीं वो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपमानित करके घर से धक्के देकर बाहर ना निकाल दे। देखो, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। अर्जुन रोता हुआ अपनी पत्नी और बेटी को वहाँ से ले जाकर अपनी दुकान पर बैठ गया। अर्जुन रात भर रोता रहा। तुम्हारे भाई ने हमारे साथ धोखा किया है। मैंने भैया पर कितना विश्वास किया। चिंता मत कीजिए, जरूर इसमें हमारे लिए ईश्वर की तरफ से कोई न कोई भलाई होगी। आप एक काम क्यों नहीं करते? आपकी बिक्री यहाँ नहीं होती। आपके बनाए हुए बर्तन बहुत ही अच्छे होते हैं। आप उन बर्तनों को शहर में जाकर क्यों नहीं बेचते? हिम्मत हारने से क्या होगा। अगले दिन अर्जुन अपनी पत्नी के कहे अनुसार अपने बनाए हुए बर्तन दूसरे गांव में जाकर बेचने लगा। अर्जुन ये देखकर हैरत में पड़ गया कि उसके बर्तन एक ही दिन में सब बिक गए। राधा, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। मेरे हाथ के बने हुए बर्तन हमारे गांव में नहीं बिकते थे, मगर दूसरे गांव में तो सारे बर्तन बिक गए। अब मैं खूब मेहनत करूंगी। अर्जुन नए बर्तन बनाने में जी जान से जुट गया। एक दिन अर्जुन अपने बर्तन बेचकर अपने गांव वापस लौट रहा था। गर्मी ज्यादा थी। गर्मी की वजह से अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ी सी पोटली लिए हुए अर्जुन के पास आकर बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ कुछ देर के लिए? क्यों नहीं बाबा, ये जंगल तो सबका है और इस पेड़ पर मेरा नाम थोड़ी लिखा हुआ है। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। बूढ़े की बात सुनकर अर्जुन ने अपनी बोतल उस बूढ़े को दे दी। बूढ़ा एक ही सांस में सारा का सारा पानी पी गया। तुम तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। वैसे काम क्या करते हो? वो बर्तन बनाकर गांव में बेचता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी पोटली खोल दी। अर्जुन ने देखा उस पोटली में ढेर सारे बर्तन और एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी। तुमने मुझे पानी पिलाया, तुम इस कढ़ाई को ले जाओ
मैं तुम्हें ये कढ़ाई भेंट स्वरूप देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मामूली कढ़ाई नहीं है। अब क्षमा करना बाबा, मैं आपकी भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ और मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। जीवन में कभी भी तुम्हें आवश्यकता पड़े तो यहाँ पर चले आना, और वैसे भी तुम्हें बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ने वाली है। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। अरे मुझे तो लगता था मैंने अपने छोटे भाई को बर्बाद कर दिया है, लेकिन ये तो फिर तरक्की कर गया। अरे आखिर तुम्हें अपने छोटे भाई से दिक्कत क्या है? अरे क्योंकि पिताजी बचपन से ही उसे मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। मैंने बचपन में ही तय कर दिया था कि मैं अपने छोटे भाई को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके पास जमीन थी, तुमने छीन ली। अब वो तुम पर विश्वास कभी नहीं करेगा। कोई बात नहीं, मैंने एक सादे स्टैम्प पेपर पर उसके अंगूठे के निशान ले लिए थे। कल मैं उसकी दुकान पर और उसके सारे बर्तनों पर भी कब्जा कर लूंगा। फिर देखता हूँ वो क्या करता है। अगले दिन नवीन ने जाकर अर्जुन को धक्के देकर उसकी दुकान से बाहर निकाल दिया और उसके सारे बर्तन भी छीन लिए। अर्जुन रोता हुआ अपने परिवार को लेकर पूरी तरह से सड़क पर आ गया। वो अपने परिवार को लेकर रोता हुआ उसी जंगल की ओर आ गया, जिस जंगल में एक दिन पहले उसको बूढ़ा व्यक्ति मिला था। अर्जुन उसी पेड़ के पास बैठकर रोने लगा। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन के पास आकर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ने वाली है। अर्जुन रोते हुए सारी घटना उस बूढ़े को बताने लगा। मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हें जो बर्तन देने वाला था, अगर चाहता तो कल ही जबरदस्ती दे सकता था, पर तुम्हारा बड़ा भाई इसे भी छीन लेता। इतना कहकर उसने वही कढ़ाई अर्जुन के सामने निकालकर रख दी। इस कढ़ाई को देख रहे हो? इस कढ़ाई को तुम जमीन में गाड़ देना। इसमें से बर्तनों का एक बहुत बड़ा पेड़ उग जाएगा। लेकिन बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल ये धरती रहस्य से भरी हुई है बेटा। जिस तरह से तुम ये जंगल देख रहे हो, उसी तरह से इस धरती पर बर्तनों के पेड़ के जंगल भी मौजूद हैं। मैं उसी जंगल का रहने वाला हूँ। उस दिन मैं थका हारा अपने जंगल में जा रहा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर वो बूढ़ा वहाँ से चला गया। अर्जुन ने उस बूढ़े के कहे अनुसार उस बर्तन को जमीन में गाड़ दिया। अगले दिन जब अर्जुन सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके सामने एक लंबा बर्तनों का वृक्ष लगा हुआ था और उस कढ़ाई का आकार बहुत बड़ा हो गया था। अर्जुन के सामने उस कढ़ाई के अंदर एक सुंदर 3 मंजिल का मकान बना हुआ था। उस मकान में हर चीज स्थित थी और वहाँ गार्डन भी था। उस गार्डन में तरह तरह के बर्तनों के पेड़ लगे हुए थे। देखा राधा, लगता है वो बूढ़ा व्यक्ति मायावी था। ईश्वर ने हम पर कृपा की है, उसने हमें रहने के लिए घर भी दे दिया। अर्जुन अपने परिवार के साथ उस कढ़ाई में बने हुए घर में रहने लगा। अर्जुन रोज बर्तन तोड़कर बाजार में बेचने जाता। देखते ही देखते अर्जुन अमीर हो गया। यही बात जब उसके भाई नवीन को पता चली तो वो जल भुन गया। बस बहुत हो गया। अब मैं अपने छोटे भाई को जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने नहीं सोचा था। इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत भी नहीं है मुखिया। मैं आज ही जाकर अपने भाई को मार दूंगा। नवीन क्रोधित होकर उस जंगल की ओर चला आया। जंगल में उस कढ़ाई में बने हुए मकान और बर्तनों के पेड़ को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नवीन गुस्से से उस घर में घुस गया कि तभी एक बड़ा सा बर्तन उसके सर पर गिर गया और नवीन की मौत हो गई। नवीन का मृत शरीर देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता। तुम अब भी बुरे मन से ही मेरे पास आए थे और ईश्वर ने तुम्हें इसकी सजा दे दी। अर्जुन आज भी उस जादुई कढ़ाई के मकान में ही रहता है। कमलीपुर नाम का एक गांव था। कमलीपुर गांव वासी हमेशा हंसी खुशी
पल बिताया करते थे। उन्हें गांव में किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। कई दिनों से गांव में कोई आयोजन नहीं हुआ है, हमें कुछ तो करना ही चाहिए। ऐसा क्या करें जिससे गांव में रौनक आ जाए? वो देखो, वहाँ रौनक भैया आ गए। ये बचपन में शहर भाग कर गए थे ताकि बड़ा आदमी बन सके। चलो चलकर देखते हैं कि ये गांव क्यों आए हैं। दोनों मिलकर रौनक के पास जाते हैं और उसे एक बहुत ही बुरी अवस्था में देखते हैं। हाथ में गठरी बंधी हुई पोटली, साथ में बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चे। वो दोनों आश्चर्य से रौनक से पूछते हैं, तुम तो वही रौनक हो ना जो बचपन में गौवा से भाग गया रहा? हाँ बड़े भाई, मैं वही हूँ जो बचपन में भाग गया था। हम जब छोटे थे तब हमारी माएं हमें तुम्हारे नाम के ताने सुनाया करती थी कि तुम पढ़ाई और खेल कूद दोनों में अच्छे हो, लेकिन आज ये दशा तुम्हारी कैसे हो गई? ये ठीक समय नहीं है भाई इन सब बातों का। मेरी बीवी और बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। हम 400 किलोमीटर शहर से पैदल चलकर आ रहे हैं। हो सके तो तुम 2 वक्त का अनाज ही दे दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तुम अपने पुराने घर जाओ, और रही बात खाने और अनाज की तो उसकी चिंता मत करो। सरपंच साहब से कहकर मैं तुम्हारे घर खाना भिजवा दूंगा। बड़ी मेहरबानी होगी बड़े भाई। रौनक उनसे बातें करके अपने पुराने घर, जो कि पूरी तरह से कबाड़ हो चुका है, वहाँ चला जाता है। अजी, आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि हम शहर से भागकर क्यों आए हैं, और हमारी मदद कब तक करेंगे ये गांव वाले? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। मैं उनसे क्या कहता? ये कहता कि शहर में कर्ज ज्यादा हो जाने के कारण हम वहाँ से भाग कर आए हैं। जो हमें 2 वक्त का अनाज मिला है वो भी नहीं मिलता। सही कहा आपने। बेहतर यही है कि आप किसी से कुछ ना कहें। अगले दिन रौनक गांव के सरपंच से मिलता है और उन्हें सारी समस्या बताता है। तुम अब शहर जाने की चिंता ना करो, बल्कि यहाँ आ गए हो, यहीं अपना व्यापार शुरू करो। देखो गांव के लोग कितने खुश हैं। ताजी हवा, ताजी सब्जियां खाकर यहीं गुजारा करना। अपनी बीवी और बच्चों को और कष्ट मत दो। ठीक कहा सरपंच जी आपने, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। शहर में भी मैं पानी पूरी बनाकर बेचा करता था। पानी पूरी? ये क्या होता है? ये तो मैंने पहली बार सुना है। मैं गोलगप्पों की बात कर रहा हूँ। मेरी पत्नी रेणुका गोलगप्पे बनाया करती थी और मैं शहर की गलियों में रिक्शा चलाया करता था। अब रिक्शा की क्या जरूरत? तुम एक काम करना, यहीं गोलगप्पे बनाकर बेचने लगना। इससे तुम्हारी थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाएगी और गांव वालों को गोलगप्पे का स्वाद भी पता चल जाएगा। उसके कुछ ही दिनों बाद रौनक और उसकी पत्नी ने मिलकर गोलगप्पे का एक ठेला खोल लिया। थोड़ी सी जमीन ही बची थी, उसे भी गिरवी रखकर ये काम शुरू किया है। भगवान करे सब ठीक हो जाए। रौनक ने गोलगप्पे का ठेला खोला ही था कि वहाँ पर तुरंत रिक्शे वाला सचिन आ गया और कहने लगा, रौनक भैया दुकान खोल लिए, लेकिन चेहरे से रौनक कहाँ चली गई? अरे क्या बताऊं, दुकान खोले 1 घंटा हो गया है, लेकिन कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। कितने के दिए ये गोलगप्पे? सिर्फ 10 रुपए के, वो भी 5। अच्छा, तो 1 प्लेट लगा दीजिए। रौनक गोलगप्पा सचिन को परोसने लगा। 2 गोलगप्पे खाने के बाद ही सचिन ने कहा, ये तो अमृत समान है। पागल हैं ये लोग जो गोलगप्पा तुम्हारे यहाँ नहीं खा रहे। मैं रिक्शे से घूम घूम कर सबको ये बात बता दूंगा। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी मेरे भाई, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो। कुछ दिन और बीत जाते हैं। रौनक और रेणुका का गोलगप्पे का व्यापार चलने लगता है। तब सरपंच जी उनसे मिलते हैं और उनसे कहते हैं, पता है रौनक, मैंने तुम्हें अपने घर आज क्यों बुलाया है? क्यों सरपंच जी? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तुम्हारे गोलगप्पे बहुत प्रसिद्ध हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम ढेर सारे गोलगप्पे बनाओ और आस पड़ोस के गांव में उसे बेचकर लोगों को खिलाकर मेरे साथ आने वाले चुनाव के लिए प्रचार करो। आपने मेरे परिवार की मदद उस समय की थी जिस समय मैं शहर से बेघर होकर आया था। आपके लिए मैं ये जरूर करूंगा। लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? हम इतने सारे गोलगप्पे बनाएंगे कैसे? हमें बनाना होगा। मैं उन्हें अपनी जबान देकर आया हूँ। हमें हमारे थोड़े से खेत को बेचना होगा।
उसे तो पहले से ही गिरवी रखा हुआ है। कमा कर नया ले लेंगे, उसकी चिंता मत करो। रौनक ने अपनी बची हुई जमीन भी बेच दी और खूब सारे गोलगप्पे बनाकर तैयार कर दिए और सरपंच जी से कहा, जी सरपंच जी, मैंने सारे गोलगप्पे तैयार करके आपके घर पहुंचा दिए हैं। मेरे पैसे? कैसे पैसे भाई? मैंने कब कहा था कि पैसे दूंगा? मजाक मत कीजिए सरपंच जी, मैंने अपनी बची हुई खेत भी बेच दी है, इसीलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा था। तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर तो है, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हट जाओ मेरे सामने से। इतना कहते ही सरपंच के 2 मुस्टंडे नौकर आ गए और रौनक को रास्ते के किनारे फेंक दिया। ये तो उन्होंने बहुत गलत किया है जी, हम तो अब खाने को तरस जाएंगे। हमारी तो अब भूखे मरने की नौबत आ गई। इस गांव से मन ही उठ गया है। रौनक और सरपंच की बहस पूरे गांव में पता चलने की वजह से कोई भी रौनक से गोलगप्पे नहीं खरीदता। तब सचिन रौनक से कहता है, मैं कुछ जरूरी कामों के लिए शहर जा रहा हूँ, अपनी रिक्शा तुम्हारे घर पर छोड़कर। इस गांव में सिर्फ तुम ही हो जिसे रिक्शा चलाने का ज्ञान है। तुम कहो तो मैं इसे थोड़ा सा इस्तेमाल कर लूं? क्यों नहीं, मैं अगले हफ्ते आऊंगा, तब तक तुम इससे सवारी ढो लेना। 2 पैसे तुम कमा भी लोगे और आसपास के गांव में तुम्हारी मुलाकातें भी बढ़ जाएंगी। सचिन की रिक्शा मिलने पर रौनक बहुत खुश हो जाता है और तब रेणुका ने उसे सुझाव दिया कि इस रिक्शा में बैठकर आप गोलगप्पे गांव-गांव घूम-घूम कर बेचा कीजिए, हमें बहुत मुनाफा होगा। मेरा भी यही विचार है। रौनक रेणुका के साथ मिलकर उस रिक्शा में सभी गांव-गांव घूमकर अपने बनाए हुए गोलगप्पे बेचने लगा। देखते ही देखते रौनक और रेणुका दोनों ही रिक्शा गोलगप्पे वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हमने हफ्ते भर में ही हमारी गिरवी जमीन छुड़ा ली। भला हो उस रिक्शा वाले का जिसने हमें ये रिक्शा दी। मैं आज बहुत खुश हूँ। हमेशा मैं कर्जे से भागते आया हूँ। आज ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया जीत चुका हूँ। उतने में ही वहाँ पर सचिन एक नई रिक्शा लेकर आ गया और तब रौनक ने कहा, अरे वाह भाई, नई रिक्शा, ये किस लिए? मेरी पुरानी रिक्शा मैं बेचने की सोच रहा हूँ। मैं अब गांव से सवारियों को लेकर गांव छोड़ने की बजाय अब गांव से शहर तक सवारियों को छोड़ूंगा। तुम बुरा ना मानो तो ये रिक्शा क्या तुम मुझे बेच सकते हो? ये भी कोई पूछने की बात है, तुम इसे रख लो। वैसे भी अब ये रिक्शा मेरी रिक्शा रही कहा, तुमने तो इसे गोलगप्पे वाली रिक्शा से मशहूर कर दिया है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी भाई साहब। रेणुका और रौनक ने मिलकर उस रिक्शा को खरीद लिया और दोनों ही उसमें रिक्शा गोलगप्पे बेचा करते थे। सब लोग बड़ी हंसी खुशी रिक्शा पानी पूरी को खाया करते थे। अब उन दोनों का व्यापार और घर दोनों ही बहुत अच्छा चलने लगा। मेघपुर नाम का एक गांव था जहां गांव का सबसे बड़ा मेला होता था। पूरे 10 दिनों का लोगों का व्यापार और बच्चों के खेलने का ये अच्छा समय था। वहीं मेघपुर में 2 बचपन के दोस्त थे, शशांक और प्रशांत, जो उसी मेले में अपनी अपनी पानी पूरी बेचा करते थे। शुरुआत के समय दोनों ने एक ही दुकान खोली थी, लेकिन शशांक के व्यवहार की वजह से प्रशांत ने अपनी अलग पानी पूरी की दुकान खोल ली। शशांक हमेशा प्रशांत के हकले होने की वजह से उसे चिढ़ाता रहता, लेकिन प्रशांत का व्यापार बहुत अच्छा चलता था क्योंकि वो बहुत ईमानदार था। अरे आने वाले हफ्ते में मेला शुरू है। शशांक, क्या करने का सोचा है तुमने? कुछ मुनाफा कमाना है या नहीं? शशांक नाम है मेरा, मुनाफा तो जरूर कमाना है। अब देखना कि मैं क्या करूंगा। अरे वो तो तुम हमेशा ही कहते हो, लेकिन तुमसे ज्यादा मुनाफा तो हमारा दोस्त प्रशांत कमा लेता है। सही कहा भाई, प्रशांत के दिमाग और ईमानदारी की सब मिसाल देते हैं। अरे उस हकले की बोलती तो मैं बंद करूंगा, इस बार मैं ही ज्यादा कमाऊंगा। अरे शशांक, प्रशांत हमेशा तेरा भला चाहता है, लेकिन तू हमेशा उसका बुरा क्यों चाहता है? अब गंजे अपना काम कर, चुपचाप चाय दे और तमाशा देख। शशांक गुस्से में बिना चाय पिए ही वहाँ से चला जाता है। अरे कैसा प्रशांत, इस बार वार्षिक मेले में आ रहा है कि नहीं? अरे खोल लेना। अरे इस बार तेरी खैर नहीं,
मैं तुझे बताऊंगा कि व्यापार कैसे करते हैं। मैं इसीलिए तुम्हारे साथ दुकान नहीं खोलता, तो तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से। अबे चल चल, मैं देख लूंगा तुझे। वार्षिक मेले में मेरा ही बोलबाला होगा। मेले के पहले दिन शशांक ने अपनी पानीपुरी की दुकान खोली और प्रशांत ने काली पानीपुरी की दुकान खोली। प्रशांत की काली पानीपुरी लोगों ने पहली बार सुनी थी, इस वजह से पहले दिन से ही प्रशांत की खूब बिक्री हुई। लोगों ने प्रशांत के दुकान पर भीड़ इकट्ठा कर दी। अरे प्रशांत भैया, सुना है तुम कुछ नया बेच रहे हो, काली पानीपुरी हैं? हमें भी इसका आनंद लेने दो भैया। देख रहे हो ना मेरा पेट, मैं 4 प्लेट तो यहीं खा जाऊंगा, बाकी घर की बात अलग है। बस अभी लो, ये लो, मैं अभी बना देता हूँ। बस मैं अच्छे सामान का उपयोग करता हूँ, इसलिए मेरी काली पानीपुरी अच्छी बिकती है। शशांक प्रशांत की दुकान देखकर जलन के मारे अपनी दुकान पहले दिन ही बंद करके वहाँ से चला जाता है। अरे लगता है मुझे भी काली पानीपुरी का व्यापार करना होगा, इससे ही मुझे फायदा होगा। क्या हो गया बेटा, अकेले क्या फुसफुसा रहे हो, क्या बात हो गई? शशांक अपनी माँ से सारी बात बताता है। अगर ऐसी बात है तो तुम कल से काली पानीपुरी बेचो और ईमानदार होकर बेचो, दूसरों के व्यापार पर ध्यान मत दो, तुम्हारा व्यापार भी अच्छा होगा। अगले दिन मेले में शशांक प्रशांत के दुकान के ठीक सामने अपनी काली पानीपुरी की दुकान खोल देता है, लेकिन प्रशांत के ईमानदार और सीधे होने की वजह से गांव वाले और मेले में आए हुए सारे लोग उसी के यहाँ काली पानीपुरी खाने के लिए आया करते थे। और शशांक ये सब देखकर मायूस खड़ा था। तब उसके दुकान पर एक औरत आई। अरे भाई, मुझे 10 प्लेट काली पानीपुरी पार्सल कर दो, घर वालों के लिए लेकर जाना है। और ये लो 2000 रुपए का नोट, जल्दी करो। उस औरत और पैसों को देखकर शशांक के मन में लालच आ जाता है और उसकी आंखें चमक उठती है। अरे बस अभी लीजिए, मैं तब तक आपका पार्सल तैयार कर रहा हूँ, आप बस बैठ जाइए। हाँ हाँ जल्दी करो, मुझे घर भी जाना है। शशांक उसे पानीपुरी पार्सल करके दे देता है। अरे मेरे पास छुट्टे नहीं है, आप एक काम कीजिए, मेला खत्म हो जाए तो मेरे पास आइए, मैं आपको तब पैसे दे दूंगा। ठीक है, लेकिन दे जरूर देना। चलो अच्छा है, कम से कम शशांक की दुकान में ग्राहक आना तो शुरू हुए। फिर भी प्रशांत के दुकान पर बहुत भीड़ होती है। शशांक इस बात से चिढ़न के मारे प्रशांत की पानीपुरी में मिलावट करने का फैसला कर लेता है। प्रशांत के पानीपुरी में शशांक चूहे मारने वाली दवा मिलाने की सोचता है। अरे बस ये प्रशांत का बच्चा अपनी दुकान छोड़कर कहीं जाए, मैं इसे सबक सिखाऊंगा, मजा आएगा। मेरे पैसे तो दे दो, तुमने छुट्टे करवाए या नहीं? कौन से पैसे? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। अरे मैं आज सुबह ही तुम्हारे दुकान से पानीपुरी लेकर गई थी ना, और तुम्हें 2000 का नोट दिया था। मैं फिर भी नहीं जानता, तुम जाओ और मेरा समय बर्बाद ना करो, जाओ। शशांक की नजर प्रशांत के दुकान पर पड़ती है। वो अपनी दुकान खुली रखकर कहीं जा रहा होता है। भाई साहब, मेरी दुकान का ध्यान रखिएगा, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। जी प्रशांत भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा, आप फ्रेश होकर आइए, बिल्कुल बिंदास जाइए। प्रशांत के दुकान से जाते ही शशांक मौका देखकर प्रशांत के दुकान की पानीपुरी में चूहे मारने वाली दवा मिला रहा होता है कि तभी खिलौने दुकान वाला उसे टोक देता है। अरे किस तरफ भाग गए? रुक जाओ, प्रशांत भाई जी दुकान पर नहीं है, थोड़ी देर बाद आना। बेओ खिलौने वाले, अपना काम कर, वरना तेरे बच्चों का खेलना मुश्किल हो जाएगा। शशांक ने प्रशांत के दुकान की पानीपुरी में चूहे मारने वाली दवा मिला दी और वहाँ से चला गया। खिलौने बेचने वाला दुकानदार दूर से ही ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन अपनी ग्राहकी होने की वजह से वो ज्यादा ध्यान नहीं दे सका।
थोड़ी देर बाद ही प्रशांत के दुकान पर एक आदमी अपने बच्चे के साथ आता है। मुझे भी पानी पूरी खाना है। अभी लीजिए। जैसे ही उस बच्चे ने प्रशांत का पानी पूरी खाया, वो बच्चा थोड़ी देर में चक्कर खाकर गिर गया। समय रहते ही प्रशांत सब कुछ छोड़कर उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर चला गया और उसकी जान बचा ली। लेकिन पूरे गांव में ये हल्ला हो गया कि प्रशांत की पानी पूरी खाकर एक बच्चा हॉस्पिटल चला गया। इसीलिए गांव वालों ने प्रशांत की पानी पूरी न खाने का फैसला किया। जल्दी समय पर आकर आपने इनकी जान बचा ली। अब मजा आएगा। ये प्रशांत का बच्चा बड़ा होनहार बनता है ना, देखना अब गांव से निकाला जाएगा। अरे प्रशांत के जहर खिलाने के कारण ही बच्चा हॉस्पिटल गया। अब सब लोग बताओ क्या फैसला करना है। अरे फैसला क्या, इस गांव से बाहर निकालो वरना पूरे गांव को मार देगा ये। मैं ऐसा क्यों करूंगा? प्रशांत को रोता हुआ देखकर वहाँ पर उस खिलौने वाले दुकानदार ने आकर बोला, अरे सजा प्रशांत को नहीं, शशांक को होनी चाहिए। इन्होंने प्रशांत के ना होने पर दुकान में जाकर पानी पूरी में मिलावट की है। ए, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मुझे पता है तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो, दुकान वाले होने के नाते ना। सारी सभा देखकर शशांक के दुकान में आई औरत जिसने अपने पैसे गवाए थे, उसने आकर कहा, अगर ये खिलौने की दुकान वाले गलत कह रहे हैं तो मैं गवाही दूंगी। ये सारा काम शशांक का किया हुआ है, इसने ही किया है ये सब, और मेरे भी पैसे लूट लिए। और प्रशांत की दुकान के पानी पूरी में इसी ने चूहों वाली दवाई मिलाई है। मुझे माफ करना, यह गलती मुझसे ही हो गई। प्रशांत से जलन के कारण मैंने ये फैसला लिया। मुझे माफ कर देना। तो तय रहा, पूरे गांव ने फैसला लिया है कि तुम्हें गांव से निकाला जाए। मेला तो दूर, अगर तुम गांव की किसी बारात में भी दिख गए ना तो तुम पर कार्रवाई की जाएगी। इतना कहकर सरपंच ने शशांक को गांव से निकाल दिया और प्रशांत ने अपनी पानी पूरी की दुकान फिर से खोल दी और उसकी बहुत अच्छी बिक्री होने लगी। माखन की एक पाव भाजी की गाड़ी थी जहां गांव के सभी लोग पाव भाजी खाने आया करते थे। माखन भैया, एक मस्त मक्खन पाव भाजी बना दो। अभी लो भैया। वाह वाह भैया, आपके हाथों में तो जादू है। इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी कैसे बना लेते हैं? बस ऊपर वाले की कृपा है। माखन के ग्राहकों को उसकी पाव भाजी बहुत पसंद थी। इस पाव भाजी को बनाने के लिए माखन रोज सवेरे उठकर सब्जी मंडी पहुंच जाया करता था और सबसे अच्छी सब्जियां खरीदता था। फिर वो दूध की डेयरी जाकर मक्खन खरीदता था। इन अच्छी चीजों से बनी हुई पाव भाजी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक थी। माखन अपनी पाव भाजी 30 रुपए में बेचता था और ग्राहक भी इसे बड़े चाव से खाते थे। लेकिन फिर माखन की गाड़ी के बगल में एक वड़ा पाव की गाड़ी खुली। माखन भैया, आपकी पाव भाजी तो बहुत स्वादिष्ट है। ऊपर वाले की कृपा है। अक्सर माखन और गिरधर बातें करते थे। एक दिन की बात है। भैया, आपको उस रात के बाजार के बारे में पता चला क्या, जहां सब्जियां बहुत ही सस्ती मिलती हैं? रात का बाजार? जो सब्जियां दिन भर बच जाती हैं, उसे रात में सस्ते में बेचते हैं। लेकिन वो तो इतनी अच्छी नहीं होंगी ना। अच्छी बुरी से हमें क्या करना है, इससे हमारा मुनाफा ही होगा और ग्राहकों को स्वाद का फर्क भी नहीं समझ आएगा। वो तो ठीक है, चलिए आज रात को चलते हैं। गिरधर और माखन रात को सब्जियों के बाजार में पहुंचे। वहां माखन ने
आधे दामों पर सब्जियां खरीदी। ये सब तो आधे दामों पर मिली। देखा, मैं ना कहता था कि हमारा मुनाफा होगा। अगले दिन माखन ने इन सब्जियों से पाव भाजी बनाई। वाह भैया, बहुत बढ़िया। माखन खुश था कि उसके ग्राहकों को कुछ फर्क समझ में नहीं आ रहा था। माखन ने ज्यादा मुनाफे के लालच में वही सब्जियां खरीदी और पाव भाजी बेचता रहा। लेकिन उसकी ये खुशी बहुत छोटी थी। एक दिन एक औरत रोते हुए माखन की दुकान पर आई। तुम्हारी वजह से मेरे पति अस्पताल में है। मैंने क्या किया? क्या किया? वो तुम्हारे ठेले से रोज पाव भाजी खाते थे। तो उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई और डॉक्टर बोल रहे हैं कि पाव भाजी की वजह से हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सुनते ही उसके ग्राहकों ने पाव भाजी की थाली नीचे रख दी। अरे मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। माखन बहुत बोलता रहा, पर किसी ग्राहक ने उसकी एक ना मानी। सब चले गए। उसके बाद गांव का कोई भी व्यक्ति माखन की पाव भाजी नहीं खाता था। चारुलता के बड़े बेटे प्रकाश की शादी हुए 5 साल हो चुके थे। अब उसने अपने छोटे बेटे अरुण की शादी गुंजन से करवा दी। शादी के बाद गुंजन देवनारी बनकर ससुराल आई और मंजुला उसकी जेठानी बन गई। मंजुला बहुत मनमौजी थी। वो अपनी देवरानी के सरल स्वभाव का फायदा उठाकर उससे सारे काम करवाने लगी और खुद मनमर्जी करने लगी। गुंजन, मेरी सहेली ना बहुत बीमार है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। घर का काम तुम कर लेना। ठीक है भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम संभाल लूंगी। मंजुला रोज बहाने बनाकर अपनी सहेली के घर जाने लगी, जहाँ पर वो सहेलियों के साथ बैठकर जुआ खेलने लगी। ये मेरी 200 की बाजी। अरे वाह, मैं जीत गई। वाह मंजुला, आज तो तूने सारी बाजी जीत ली। तू तो पक्की खिलाड़ी हो गई है। रोज रोज सहेलियों के साथ जुआ खेलने से मंजुला को जुए की लत लग गई थी। अब वो घर पर अपने पति के बटुए से भी पैसे चुराकर जुआ खेलने लगी। उधर देवरानी गुंजन चुपचाप अकेली घर का सारा काम करती। बहू, घर का सारा काम तो बस तू ही करती दिखती है। मंजुला कहाँ है? माँ जी, भाभी रोज सत्संग में जाती हैं। धीरे धीरे मंजुला जुए में पैसे हारने लगी। मैं फिर से हार गई। अगली बाजी शुरू करो, इस बार मैं जरूर जीतूंगी। मंजुला, अब तुझ पर 5,000 रुपए उधार हो चुके हैं। जब तक तू वो पैसे नहीं देगी, हम तुझे नहीं खिलाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। सहेलियों की बातों से मंजुला परेशान हो गई। जब तक वो पैसे नहीं देगी, कोई उसके साथ नहीं खेलेगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन मंजुला ने अपनी सास चारुलता के गले में एक नई सोने की चेन देखी। अगर मैं मौजी की ये चेन चुरा लूं, तो इसे गिरवी रखकर कम से कम 10-15 बाजी खेल सकती हूँ और फिर पैसे जीतकर ये चेन छुड़ा लूंगी। हाँ, ये सही तरीका है। उसी रात को चारुलता के सोते ही मंजुला ने अपनी सास के गले से चेन उतार ली और अगले दिन फिर बहाना बनाकर अपनी सहेली के घर चली गई। गुंजन, अगर माजी पूछे तो उनसे कहना मैं सत्संग में गई हूँ। मंजुला ने सहेली के घर सास की सोने की चेन गिरवी रखकर फिर से जुआ खेलना शुरू किया और बहुत सारी बाजी खेलने के बाद भी वो कुछ नहीं जीत पाई। हे भगवान, मैं ये सोने की चेन भी हार गई। अब मैं क्या करूं? मंजुला, तेरी ये सोने की चेन अब मेरी हो गई। अगर तुझे और खेलना है तो और पैसे लाने पड़ेंगे। मंजुला अब असमंजस में पड़ गई।
अब वो पैसे कहाँ से लाएगी? उधर घर पर चारुलता को अपने गले में सोने की चेन गायब दिखी तो उसने सबको इकट्ठा कर लिया और रोने लगी। ओह, मेरी सोने की चेन कहाँ गुम गई? कल तक तो मेरे गले में थी। माँ जी, चेन मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। इधर मंजुला की जुए की लत उसे परेशान कर रही थी। एक बार कहीं से पैसे मिल जाए तो मैं फिर से पत्ते खेल सकूंगी। मंजुला ने इस बार अपनी सास चारुलता की तिजोरी से पैसे चुराने का मन बनाया। तिजोरी की चाबी माँ जी ने गुंजन को दी है। अगर मैं वो चाबी चुराकर पैसे निकाल लूं तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मंजुला ने रात को गुंजन के कमरे से तिजोरी की चाबी चुराकर उसमें से पैसे चुरा लिए, लेकिन इस बार उसको गुंजन ने पकड़ लिया। भाभी, आप तिजोरी में से पैसे चुरा रही है? तभी वहाँ चारुलता आ गई। सास को सामने देख मंजुला ने सारा इल्जाम गुंजन पर लगा दिया। देखिए माँ जी, आपकी छोटी बहू चोर है। वो आपकी तिजोरी से पैसे चुरा रही थी। सोने की चेन भी इसी ने चुराई होगी। चारुलता को गुंजन पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुंजन को माता पिता के घर भेज दिया। दुखी गुंजन बिना कुछ बोले चली गई। कुछ दिन बीत गए, लेकिन मंजुला की जुआ खेलने की तलब बढ़ती गई। गुंजन चली गई, अब मैं सहेली के घर कैसे जा पाऊंगी? अपनी लत के वश होकर मंजुला ने अपनी सास की चाय में नींद की दवा मिला दी। चाय पीते ही उसकी सास सो गई। फिर मंजुला चुपके से उसके सोने के कंगन लेकर सहेली के घर चली गई। अरे वाह मंजुला, इस बार कंगन लाई है, मान गए। मंजुला ने फिर से खेलना शुरू किया। उसने पहली बाजी में जैसे ही कंगन दांव पर लगाए, उसकी सास और देवरानी गुंजन वहाँ आ गए। माँ जी, गुंजन, आप दोनों? चारुलता ने मंजुला को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जुए की लत को सबके सामने उजागर कर दिया। मंजुला बहू, मुझे तुम पर बहुत दिनों से शक था, लेकिन जब तुमने छोटी बहू पर इल्जाम लगाया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। भाभी, आपने सत्संग के नाम पर झूठ बोला और घर में चोरी करके सबका दिल दुखाया है। तुम्हारे जुए की लत और जीतने के जुनून की वजह से तुम मेरे कंगन और चेन दोनों गवा चुकी हो। वो तुम्हारे हिस्से के गहने थे। अब मेरे बाकी गहनों पे सिर्फ छोटी बहू का हक है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। हर जुआरी को लगता है कि वो बहुत सारा पैसा जीतेगा, लेकिन अगर एक बार जुए की लत लग जाती है तो बर्बाद कर देती है। किसी भी चीज की लत या उसका नशा इंसान को तबाह ही करता है, इसीलिए इससे दूर ही रहना चाहिए। खटमलपुर नाम के एक गांव में महेश अपनी पत्नी रूपा के साथ रहता था। वैसे तो महेश एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन गांव में बेरोजगारी होने के कारण उसे कहीं काम नहीं मिल सका। इसलिए महेश और रूपा ने गांव में ही एक पानी पूरी का स्टॉल खोल लिया। पूरे गांव के लोग वहां पर पानी पूरी खाने बड़े चाव से आया करते थे। खटमलपुर गांव शहर के पास होने की वजह से गांव वालों को शहर का पिज्जा और बर्गर ज्यादा पसंद आने लगा था। इस वजह से पानी पूरी की बिक्री कम हो गई थी और महेश और रूपा परेशान होकर सोचने लगे। देखा रूपा, आज भी हमारा व्यापार कुछ खास नहीं हो रहा है। मुझे तो कभी कभार डर लगता है कि कहीं हम रास्ते पर ना आ जाएं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आज मुनाफा हो रहा है तो कल हमें थोड़ा नुकसान भी झेलना ही होगा। ये तो नियम ही है ना जी। क्यों ना हम भी शहर के पिज्जा और बर्गर बनाकर बेचें? इससे हमारी आमदनी भी अच्छी होगी और हम कुछ नया भी कर लेंगे। महेश ने जब रूपा से दूसरे व्यापार की बात की, तब रूपा गुस्से से बोली, हमें और कुछ नहीं करना चाहिए जी। पहले ही तुमने दूध का व्यापार करना शुरू किया था और वो ठप हो गया। हम कई सालों तक उसका कर्जा भरते रहे और अब कोई और तमाशा नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। देखो ग्राहक आए हैं, इन्हें तुम पानी पूरी खिलाओ, मैं बाकी के सामान लेकर आता हूँ।
गांव शहर के करीब होने के कारण गांव वाले शहर जाकर अपना मनपसंद व्यंजन खाकर आ जाते। इससे महेश की दुकान पर कोई नहीं आता। देखा रूपा, मैंने तुमसे कहा था हमें कुछ और करना चाहिए। देखो अब हमारी पानी पूरी नहीं बिक रही। इसका कोई उपाय हमें सोचना ही होगा। चलिए, आज ग्राहक ही नहीं है, हम आज जल्दी घर चले चलते हैं। महेश और रूपा दुकान बंद करके घर ही जा रहे थे कि बाजार में उन्होंने पिज्जा की दुकान देख ली। दुकान पर कोई नहीं था। ये देखकर दोनों पिज्जा की दुकान पर गए। पिज्जा की दुकान पर दीपक और उसकी पत्नी नीलम दुकान न चलने पर मच्छर मार रहे थे। ये देखकर महेश ने दीपक से कहा, क्या बात है दीपक भाई, अकेले बैठ? अरे महेश बाबू आइए, कैसी चल रही है आपकी पानी पूरी की दुकान? हमारा तो ठन ठन गोपाल है, अब तक सुबह से बोहनी भी नहीं हुई है। अरे भाई, हमारी दुकान भी नहीं चल रही थी, इसलिए हम बंद करके घर जा रहे हैं। महेश और रूपा दीपक से बातचीत करके अपने घर चले गए। दीपक के पिज्जा की दुकान की हालत देखकर महेश और परेशान हो गया। देखा तुमने भाग्यवान, कुछ नहीं चल रहा, न पिज्जा न पानी पूरी। अब हम क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे अपना घर? मेरे पास एक तरकीब है, आप जाकर दीपक जी से पिज्जा खरीद लाइए। हमारे पास ढेर सारा पानी पूरी का सामान बचा हुआ है, उनसे सस्ते में खरीद कर हम पिज्जा पानी पूरी बनाकर बेचेंगे। ये जरूर गांव में किसी ने नहीं खाया होगा। पिज्जा पानी पूरी, ये कैसे होगा? पिज्जा पानी पूरी जी, हम अपनी पानी पूरी में पिज्जा के फ्लेवर और उसके मसाले डालकर बेचेंगे। आप देखिएगा, हमारी दुकान जरूर चलने लगेगी। चलनी ही चाहिए, वरना मायके गए हुए भी तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं। महेश रूपा की बातें सुनकर दीपक की दुकान से जाकर सारा पिज्जा और उसका सामान खरीद लाता है और रूपा के कहे अनुसार पिज्जा पानी पूरी बनाने की तैयारी करने लगता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। पिज्जा पानी पूरी बनकर तैयार हो जाती है। पिज्जा पानी पूरी की सुंदरता देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। देखो तो कितना सुंदर लग रहा है, मैंने एक खाकर भी देखा। मैंने ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन सदियों से नहीं खाया था। भाग्यवान, हमारा जीवन बदलने वाला है। शांति रखिए जी, देखिए ग्राहकों के आने का समय भी हो चला है। बस सब शुभ शुभ हो। उस वक्त महेश के दुकान पर एक बुजुर्ग और उनके 2 बेटे आए, जिन्होंने पिज्जा पानी पूरी खाई और कहा, अरे इतना स्वादिष्ट पानी पूरी अपने गांव में, ये तो लाजवाब है। मुझे पैक करके और दे दो, इससे मैं अपने बाकी के घर वालों को खिलाना चाहता हूँ। और क्या था, महेश की पिज्जा पानी पूरी जोरों से चलने लगी। रूपा और महेश की मानो लॉटरी ही लग गई हो। पूरे गांव में पिज्जा पानी पूरी का बोलबाला हो गया था। महेश ने बड़ी सी पिज्जा पानी पूरी की दुकान भी ले ली। लेकिन ये सब बात दीपक और उसकी पत्नी नीलम को खाए जा रही थी। ये देखकर नीलम ने दीपक से कहा, देखा आपने कैसा हमारा व्यापार उन्होंने ठप कर दिया। हमारे पास आकर हमसे ही पिज्जा का सामान लेकर हमारे पीठ के पीछे छुरा घोंप दिया। उन्होंने कौन सा छुरा घोंपा, उन्होंने मेहनत की है, इसलिए आज वो हमसे ज्यादा खुश हैं और हमारी दुकान भी ठीक ठाक चल रही है। गुजारा हो जाता है, इतना काफी है। आप तो मेरी सुनते ही नहीं हैं। मैं कह रही हूँ ना, हमें अपना व्यापार और बढ़ाना चाहिए। हमें भी पिज्जा पानी पूरी बनाकर बेचना चाहिए, महेश और रूपा की तरह। इससे हमारे पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे और हम भी बड़ी सी दुकान खोल लेंगे। नीलम के जिद के कारण दीपक को पिज्जा पानी पूरी की दुकान खोलनी पड़ गई और ठीक महेश के दुकान के सामने दीपक और नीलम अपने पिज्जा पानी पूरी की दुकान लगाने लगे। ये बात जब महेश और रूपा को पता चली तो उन्हें इस बात से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, बल्कि महेश ने दीपक की दुकान देखकर रूपा से कहा, दीपक भाई ने दुकान खोल ली है, शायद उन्हें भी पिज्जा पानी पूरी का व्यापार अच्छा लगा। उनसे ही हमने ये सीखा है। चलो अच्छा है। भगवान करे उनकी भी दुकान चलने लगे और तरक्की हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। दीपक और नीलम की दुकान ठप हो जाती है। ग्राहक के नाम पर वहाँ पर भी दोनों मच्छर ही मारते हैं। दीपक और नीलम को परेशान देखकर रूपा महेश से कहती है,
सुनिए जी, हमें दीपक और नीलम की मदद करनी चाहिए। उनका व्यापार न कोई ग्राहक उनके पास नहीं जाता। हमें उन्हें इस मुसीबत से निकालना चाहिए। क्यों ना हम उन्हें अपनी दुकान संभालने का मौका दें। भगवान की कृपा से हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और तरक्की कर रही है। उन्हें हम इस दुकान पर काम करने दें और हम एक और दुकान खोल लेते हैं जहां हम पिज्जा पानी पूरी बेचेंगे। लेकिन ये बात क्या वो स्वीकार करेंगे? चलिए पूछ कर देखते हैं। महेश और रूपा दोनों दीपक की दुकान पर उसे निराश देखकर अपनी सारी बातें बताते हैं और दीपक और नीलम से उनका जवाब पूछते हैं। मुझे और नीलम को ये बात स्वीकार है। हम आप सबसे जरूर जुड़ना चाहेंगे। आपने हमारी इस मुश्किल घड़ी में मदद की। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शुक्रिया रूपा और महेश जी, हम आपकी दुकान खूब अच्छे से चलाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। महेश और रूपा ने नई दुकान खोलकर वहाँ पिज्जा पानी पूरी का व्यापार शुरू किया नई जगह पर, और दीपक और नीलम को अपना पुराना व्यापार चलाने की सलाह दी। दोनों परिवार तरक्की कर खुशी खुशी रहने लगे।